नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एक्सप्लेन्ड सीरीज में एक आप लोगों के साथ एक नया ज्वलंत मुद्दा लेकर आ रहे हैं। और ये मुद्दा आप लोगों ने भी देखा होगा अगर आप अखबारों के साथ बने हुए हैं। और वो खबर ये है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में अभी आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दे दिया है, जिसका कि भारत ने विरोध भी किया है। तो सबसे पहला जो बात यह है कि आखिर जो लोन दिया गया है वो क्यों दिया गया है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इसको लेकर एक विवाद भी हो रहा है, जो कि भारत के कई पार्टियां और कुछ न्यूज़ चैनल्स में भी हमने देखा। तो मुझे लगा कि एक जागरूक नागरिक के रूप में आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये विवाद क्या है और ये विवाद कहाँ तक सच्ची बातों पर डिपेंडेड है या कभी तक ये अफवाह ही है। तो ये जो पूरी बातचीत है आईएमएफ की लोन की, तो आईएमएफ कब लोन देता है ये चीज हम लोग पहले समझते हैं। एक टर्म बार बार आ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होता है कि जब एक देश पूरे विश्व भर के साथ साल भर में कितनी चीजों को खरीदा है और कितनी चीजों को बेचा है, इसका जो लेखा जोखा तैयार करता है उसी को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं या भुगतान संतुलन कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो होता है वो दो साइड होता है। एक को हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में अमूमन वो वस्तुएं आती हैं जिनको कि हम लोग इसी वर्ष मंगवाए हैं और संभवतः इसी वर्ष हम लोग उसको कंज्यूम भी कर जाएंगे। इसमें सबसे पहला जो भाग होता है वो कहलाता है विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड यानी उन चीजों का ट्रेड जो कि बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिखेगा। यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग गुड्स की बात कर रहे हैं। गुड्स की बात करने का मतलब क्या हुआ? कितने वस्तुओं को हमने साल भर में बेचा पूरे विश्व को, और पूरे विश्व से हम लोगों ने कितने वस्तुओं को खरीदा। तो ये सारी चीजों का लेखा जोखा जहां पे लिखाएगा वो रहेगा करंट अकाउंट का विजिबल ट्रेड। इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो हम लोग सर्विसेज खरीदते और बेचते हैं उसको हम लोग कहते हैं इनविजिबल ट्रेड, जो कि सर्विसेज से रिलेटेड है। इसी का एक और घटक है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है कि ऐसे ट्रांसफर जिसके बदले में हमको कोई सेवा या वस्तु प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर किसी को अगर हमने पेमेंट किया है तो उसके बदले में हमको कोई सेवा या वस्तु प्राप्त नहीं होगी। जैसे विदेश में रहने वाले जो ऐसे मजदूर जो हमारे देश में पैसों को भेजते हैं, अपनी कमाई का एक हिस्सा भारत में सेव करके भेजते हैं, वो मुख्यतः यहाँ पे लिखाता है जिसको हम लोग रेमिटेंसेस कहते हैं। और आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस प्रकार रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भारत ही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग वस्तुओं को खरीदे ज्यादा और बेचे कम, यानी कि हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं कि सामान बेच रहे हैं, बेचने पे से क्या होता है कि हम लोग को फॉरेन करेंसी अर्जित होती है। और जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो वहीं फॉरेन करेंसी हमको खर्च करना पड़ता है। तो अगर आप सामान खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं तो हर बार ऐसा होगा कि आपको एक घाटा लगेगा। उस घाटे को हम लोग कहते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट, या इसको कैड के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में ही करंट अकाउंट डेफिसिट हम लोग को होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनविजिबल ट्रेड और यूनिलैटरल ट्रांसफर, इन दोनों चीजों में हम लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन जो विजिबल ट्रेड है इसमें एक बहुत बड़ा भाग हम लोग का पैसा तेल खरीदने में चला जाता है, इसीलिए हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट है हम लोग का। बहुत सारे देशों का होता है, खैर। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आप बार बार करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएंगे तो अगले वर्ष आपको सेवा और वस्तु खरीदने के लिए पैसे कहां से मिलेंगे? तो वहीं पर काम आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का दूसरा भाग, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आप जब पैसे खर्च करते हो किसी दूसरे देश पे, तो आप वहां पे अपने एसेट्स तैयार करते हो। ठीक उसी तरह से विदेशी कोई अगर आपके देश में पैसे खर्च करता है तो वो अपने एसेट्स बनाता है। लेकिन यहाँ पे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर भारत विदेश में पैसा खर्च कर रहा है, भारत एसेट्स बना रहा है, तो ये भारत के लिए पॉजिटिव बात है। लेकिन जब पैसे बाहर जाते हैं तो हम लोग उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, यानी कि हम लोग पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो माइनस में जा रहा है। तो पैसे जब आते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव साइड में लिखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के तीन भाग होते हैं। कैपिटल अकाउंट के जो तीन भाग होते हैं उसमें पहला होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें मुख्यतः एफडीआई,
यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है। इसे हम कभी बात के चर्चा के लिए रखते हैं, कभी इससे संबंधित कोई अगर न्यूज आता है तब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तीसरा भाग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बैंक लाइबिलिटीज। बैंक लाइबिलिटीज यानी बैंक के पास जब हम लोग पैसे जमा रखते हैं तो वो हमारे लिए डिपॉजिट हो सकता है, लेकिन बैंकों के लिए ये दायित्व या लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बैंकों को ये पैसा वापस करना होता है। तो ठीक उसी तरीके से एनआरआई या विदेशी जब हमारे बैंक में पैसे जमा करते हैं, जो मुख्यतः 3 अकाउंट में होते हैं, एनआरई यानी नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, दूसरा एनआरओ यानी नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, और तीसरा होता है एफसीएनआरबी अकाउंट यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। इन तीनों अकाउंट में जब पैसे जमा करते हैं तो वो बैंक की लाइबिलिटी बनती है। तो खैर इसे भी आज हम लोग चर्चा से दूर रखते हैं, क्योंकि हम लोग का चर्चा का मुख्य भाग जो है वो है फॉरेन बोरोइंग्स। जब हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट में जाते हैं तो अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को सुधारने के लिए या फिर अगले वर्ष के आयात को फंड करने के लिए हमें जो पैसे की आवश्यकता होती है वो पैसा हमें देता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ। और यही चर्चा आज हम लोग करेंगे कि आईएमएफ ने इतने विरोध के बाद भी पाकिस्तान को पैसे क्यों दिए, जो पैसे दिए गए हैं वो किस मद में दिए गए हैं और किस तरह से इसका रिपेमेंट होगा। तो इससे संबंधित एक बहुत अच्छी आर्टिकल आज के इंडियन एक्सप्रेस में आई है, और हम लोग जो चर्चा रखेंगे इस आर्टिकल के आसपास ही रखेंगे। और इस आर्टिकल से चर्चा करते हुए हम लोग ना सिर्फ इस पूरे मुद्दे को समझेंगे, बल्कि एक गलतफहमी भी, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ न्यूज़ चैनल्स और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उस भ्रम को भी दूर करेंगे। तो यहाँ पे जो $1 बिलियन जो आईएमएफ ने लोन दिया है, उस लोन का नाम जो है वो है ईएफएफ। ईएफएफ बोले तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। अगर इस $1 बिलियन का अगर हम लोग भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो करीब 8,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को। अब यहां पे इस पूरे प्रकरण में भारत ने विरोध दर्ज करते हुए, जिस दिन आईएमएफ के द्वारा वोटिंग करवाई जा रही थी कि पाकिस्तान को लोन दिया जाए कि पाकिस्तान को लोन ना दिया जाए, भारत ने इस बात का विरोध दर्ज करते हुए वोटिंग से अपने आप को दूर रखा, यानी भारत ने वोट नहीं दिया। अब यहां पे आते हैं हमारे देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ न्यूज चैनल्स और कुछ पत्रकार। उनका कहना है कि भारत ने जब विरोध किया तो भारत ने विरोध के रूप में अपने आप को वोटिंग से दूर क्यों रखा। भारत को विपक्ष में वोट देना चाहिए था, नहीं वोट ना में देना चाहिए था। अब यहां पे जो गलतफहमी है, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप भी जानिए कि आईएमएफ में जो ये लोन होता है, यहां पे भारत ने ना वोट देके एक तरीके से विरोध ही दर्ज किया है, क्योंकि यहां पे जैसा आप पढ़ सकते हैं, न्यू दिल्ली कन्वेड इट्स स्ट्रॉन्ग डिसेंट टू आईएमएफ डिसीजंस फॉर its part, India absented from voting in the meeting. There is no option with the members countries to vote against such decisions. यानी आईएमएफ में आप या तो वोट देते हो या वोट नहीं देते हो। वोट देने का मतलब है कि आप समर्थन कर रहे हो, और वोट नहीं देने का मतलब है कि आपका वोट ना में है, यानी कि नहीं ना में वोट देने का कोई ऑप्शन आईएमएफ किसी मेंबर कंट्री को देता ही नहीं है। तो ये तो हुई गलतफहमी दूर करने की बात। अब जरा हम लोग ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या होता है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, जिसके मद में आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दिया है। तो यहां पे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या होता है, यहां पे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, द ईएफएफ प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज फेसिंग सीरियस मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स का मतलब क्या हुआ कि अगले कुछ ही महीनों में जो हम चीजों को खरीदेंगे विदेश से, उन वस्तुओं के पेमेंट के रूप में देने के लिए हमारे पास पर्याप्त विदेशी धनराशि उपलब्ध नहीं है। तब ऐसी स्थिति में आईएमएफ जो आपको लोन देता है, उस लोन को हम लोग कहते हैं ईएफएफ यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो ये जो ड्यूरेशन होता है, जिस ड्यूरेशन में आपको पैसा लौटाना होता है, ये अमूमन लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन का क्यों होता है, इसके बारे में यहां पे और जानकारी दी हुई है कि
कि ये पैसा आपको वापस तो करना है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में करना है। रीजन इज कि आप अपने देश में स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं, यानी दिस असिस्टेंस अंडर द ईएफएफ इज इन द फॉर्म ऑफ लोन दैट हैज टू बी पेड बैक एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट और एड, यानी कि ये पैसा लोन के रूप में होता है, ग्रांट या एड के रूप में नहीं होता। यानी आपको अनुदान नहीं दिया गया है, आपको उधार दिया गया है और आपको दिया गया उधार आपसे वापस भी लिया जाएगा। लेकिन the term extended means that these countries need more time than usual to pay back the money because they need to bring about structural changes। यानी आपको ये लोन लौटाना तो है लेकिन लौटाने के लिए आपको साधारण से लंबी अवधि दी जाती है, क्योंकि आपसे ये उम्मीद किया जाता है क्योंकि आपको लंबे समय में के बाद ही आप लोन लौटा पाइएगा। क्यों? आप अपने यहाँ आधारभूत परिवर्तन कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने भी किया था 1991 के फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस जो हमारे देश में हुई थी, तब हम लोगों ने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस किए थे, जिसका आप लोग अगर आप लोगों ने झलक देखा होगा कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे सरकारी जो कंपनियां हैं उसको हम लोग बेच रहे हैं, विदेशी कंपनियों को भारत में बुला रहे हैं। जो पिछले बजट तक हमारे देश में अगर इंश्योरेंस सेक्टर में कोई इन्वेस्ट करना चाहता था विदेशी कंपनी, तो वो 74% तक ही एफडीआई कर सकता था। अब 2025 के बजट के बाद हम लोग 100% भी विदेशी कंपनियों को ला रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे एफडीआई के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनियों को आप यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। दीज आर स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो पाकिस्तान को कहा गया है कि भाई तुम भी स्ट्रक्चरल चेंजेस करो, ठीक है तुमको समय लगेगा लेकिन उस समय को यूटिलाइज करो, अपने में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाओ और तब लोन का रिपेमेंट करो। तो यहाँ पे ये कह ही दिया गया है कि आईएमएफ आपसे पैसा वापस लेगा, लेकिन कब लेगा? जब आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस को आप पूरी तरह से लागू कर चुके होंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आपको ये पूरा प्रकरण समझ में आया होगा कि आईएमएफ ने जो लोन दिया है वो किस मद में दिया है, आईएमएफ कब लोन देता है और इसमें ये एक्सटेंडेड फंडिंग फैसिलिटी जो है ये कितने ड्यूरेशन का होता है। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंच सके इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। ऐसी वीडियोस के साथ आपसे हम लोग अक्सर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।